जो होना है वो होकर रहेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसे विचार हमारे दिमाग में गहरे बसे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारा अस्तित्व महज संयोग है या फिर पहले से तयशुदा पटकथा का हिस्सा? क्या इंसानी विकास विज्ञान की देन है या ये भी पहले से लिखा हुआ था? हम इस दुनिया में हैं, पर क्या हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हाथ में है? क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे या स्किप कर देंगे? क्या ये भी पहले से तय है? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा होता है या हमारे फैसले हमारी तकदीर बदल सकते हैं? दुनिया भर के विद्वानों ने इस गुत्थी को अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश की और इसे नाम दिया डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद। एक विचारधारा जो ये सवाल उठाती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है या बस पहले से तयशुदा कहानी का किरदार भर है। वाराणसी के घाट पर दो भाई गौरव और मनोज शतरंज की बिसात पर आमने सामने बैठे थे। गौरव खेल में ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहा था, मानो उसने पहले ही मान लिया हो कि जो होना है वो होकर रहेगा। दूसरी ओर मनोज हर चाल पर गहराई से सोच रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके फैसले ही खेल का नतीजा तय करेंगे। इसी दौरान पास के चबूतरे पर एक महान दार्शनिक शंकर लाल बैठे थे। वैसे सच में ऐसे कोई दार्शनिक नहीं हुए, ये बस एक कहानी है, लेकिन शंकर लाल का ज्ञान अपार था। वेदांत, बौद्ध दर्शन, सुकरात से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन तक। उनका एक चेला उत्सुकतावश पूछ बैठा, महाराज, क्या इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है या फिर सब पहले से तय है? शंकर लाल ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हाथ उठाया और गौरव और मनोज के खेल की ओर इशारा किया। तुम्हारे सवाल का जवाब यही छिपा है। गौरव मानता था कि हर चाल पहले से तय है, जबकि मनोज को यकीन था कि मेहनत और सोच समझ से अपनी तकदीर बनाई जा सकती है। लेकिन खेल ने एक अजीब मोड़ लिया। मनोज, जो बेहद सोच समझकर खेल रहा था, हारने लगा। उसका हाथी उसके ही ऊंट के रास्ते में फंस गया। रानी भी बेबस हो गई। शंकर लाल फिर बोले, मनोज को लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, लेकिन असलियत ये थी कि उसकी हर चाल उसके पिछले फैसलों से बंधी थी। उसके निर्णय दो चीजों पर निर्भर थे। पहला, उसकी खुद की शुरुआती चाल, और दूसरा, उसके प्रतिद्वंदी के फैसले, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। आखिरकार मनोज हार गया। इस तरह शतरंज के इस खेल ने एक गहरी सच्चाई उजागर कर दी। क्या इंसान सच में अपनी तकदीर खुद बनाता है या वो पहले से लिखी कहानी का केवल एक किरदार भर है? शंकर लाल की बात सुनकर चेला हैरान रह गया। उसने तुरंत सवाल दागा, तो फिर कोई भी इंसान सच में आजाद नहीं है? अगर हमारे फैसले पहले से ही तय है, तो लिबर्टेरियन फ्री विल थ्योरी का क्या होगा? लिबर्टेरियन फ्री विल यानी इंसान के पास अलग अलग विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। शंकर लाल मुस्कुराए और बोले, अगर हमारे फैसले पिछली घटनाओं से प्रभावित नहीं, तो क्या वे पूरी तरह से रैंडम है? फिर उन्होंने पूछा, आज तुमने खाने में क्या खाया और तुमने ये फैसला कैसे लिया? चेला तुरंत जवाब देता है, गुरुजी, मैंने लिट्टी चोखा खाया और ये फैसला पूरी तरह से मेरा था। शंकर लाल तो ठहरे दार्शनिक। उन्होंने कुछ सेकंड का ठहराव लिया, फिर दो भारी भरकम शब्द बोले, इवेंट कॉजेशन और एजेंट कॉजेशन। इवेंट कॉजेशन यानी जब एक घटना किसी पिछली घटना से प्रेरित होती है। जैसे तुम बारिश में भीगे और बीमार पड़ गए। किसी ने कॉमेडी शो में बकवास बात कह दी तो उस पर एफआईआर हो गई। ट्रम्प सत्ता में आए तो शेयर मार्केट गिरने लगा क्योंकि विदेशी निवेशक खिसकने लगे। यहां एक घटना दूसरी को जन्म देती है। एजेंट कॉजेशन यानी जब कोई इंसान खुद किसी घटना का कारण बनता है। लेकिन रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कैसे? शंकर लाल ने समझाया, हम फैसले खुद लेते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे जीन्स, हमारी परवरिश और हमारे माहौल से प्रभावित होती है। जैसे तुमने लिट्टी चोखा चुना क्योंकि तुम्हें इसका स्वाद पसंद है, लेकिन तुमने सुशी खाने के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि तुमने उसे पहले कभी खाया ही नहीं। तुम्हारा यह फैसला तुम्हारे अनुभव, हालात और समय से प्रभावित था। आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए तुमने लिट्टी चोखा बनाने में समय लगाया। अगर तुम्हें ऑफिस जाना होता तो क्या तुम यही फैसला लेते? शायद नहीं। चेला गहरी सोच में डूब गया और बोला, तो क्या हम सब इस ब्रह्मांड की बिसात पर मोहरे मात्र हैं? क्या भविष्य को पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है? शंकर लाल बोले,
डिटरमिनिस्ट का एक बड़ा धड़ा मानता है कि हाँ, भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने 19वीं सदी के फ्रेंच गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लास का जिक्र किया, जिन्होंने लाप्लास डीमन की थ्योरी दी। इसके अनुसार अगर ब्रह्मांड के हर कण की सही पोजीशन और स्पीड पता चल जाए तो बुनियादी भौतिकी के नियमों से पूरे ब्रह्मांड और इंसानियत का भविष्य पहले से ही गणना किया जा सकता है। चेला चौंक उठा, तो अगर सब कुछ पहले से तय है तो अपराधी को दोष क्यों दिया जाता है? अगर उसने खुद कोई फैसला नहीं लिया तो फिर वो गुनहगार कैसे? शंकर लाल ने बड़े धैर्य से समझाया, हाँ, वो दोषी है, लेकिन कैसे? उन्होंने बताया कि डिटरमिनिज्म की एक शाखा है जिसे सॉफ्ट डिटरमिनिज्म कहा जाता है। यह मानता है कि दुनिया के बुनियादी नियम बदले नहीं जा सकते, लेकिन इंसान अपने कर्मों और फैसलों से अपने हालात में सुधार ला सकता है। चेला अभी भी उलझा हुआ था। तभी शंकर लाल ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पास में बह रही गंगा नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि ये नदी नियति है, इसका बहाव तय है, लेकिन देखो उस नदी में एक नाव भी है। वो नाव तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। तुम इस नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा जरूर तय कर सकते हो। यही सॉफ्ट डिटरमिनिज्म कहता है, हम पूरी तरह से आजाद नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक अपने कर्मों से अपनी राह बना सकते हैं। पर अपराधी को दोषी ठहराने का आधार क्या होगा? शंकर लाल ने बताया कि डिटरमिनिस्ट ने इसके लिए एक समाधान निकाला, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज। मतलब ये कि अगर किसी इंसान के गलत काम का आकलन करना है तो उसके हालात को भी समझना जरूरी है। इसीलिए कानून में सेल्फ डिफेंस को एक महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। लेकिन 20वीं सदी में हेनरी फ्रैंकफर्ट नाम के एक अमेरिकी दार्शनिक आए, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट केस नाम की एक थ्योरी दी। इसके मुताबिक अगर किसी के पास अपराध करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं भी था, तब भी उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैसे? शंकर लाल ने एक उदाहरण दिया। एक मंत्री को एक कंपनी ने घूस की पेशकश की, लेकिन धमकी भी दी, या तो हमें सरकारी टेंडर दो वरना तुम्हारी जान जाएगी। मंत्री ने सोचा, जान बचानी है तो घूस लेना ही पड़ेगा, और उसने कंपनी को टेंडर दे दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज के अनुसार मंत्री ने लालच में आकर नहीं, बल्कि डर के कारण घूस ली, इसलिए वो पूरी तरह से दोषी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ्रैंकफर्ट केसेस के हिसाब से वो अब भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मंत्री के पास एक और विकल्प था। वो बिना घूस लिए भी टेंडर उसी कंपनी को दे सकता था। इस तरह वो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार ही रहेगा। अब चेला मुस्कुरा दिया, गुरुजी, अब मैं समझ गया। लेकिन चेले के मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। लाप्लास डीमन, उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, अगर चीजों को कुछ हद तक बदला जा सकता है तो फिर लाप्लास की भविष्यवाणी करने वाली थ्योरी का क्या होगा? शंकर लाल मुस्कुराए और बोले, लाप्लास की थ्योरी को दो बड़ी खोजों ने धराशायी कर दिया, केस थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है ये दोनों? केस थ्योरी, छोटी घटनाएं, बड़े बदलाव। शंकर लाल ने समझाया, केस थ्योरी कहती है कि मामूली से बदलाव भी नतीजे को पूरी तरह बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी में तापमान थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो ये कोलकाता में भारी बारिश या तमिलनाडु में सूखे का कारण बन सकता है। लेकिन मौसम विज्ञान तो फिजिक्स के नियमों पर चलता है। फिर भी हम लॉन्ग टर्म में सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े असर डालते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म भविष्यवाणी नामुमकिन हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स, जब खुद कण भी तय नहीं कर पाते अपना भविष्य। शंकर लाल आगे बोले, तुमने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुना होगा। यह विज्ञान एटम से भी छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन करता है। यह बताता है कि एटॉमिक लेवल पर चीजें पूरी तरह से तय नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कण रैंडम तरीके से व्यवहार करते हैं। मतलब ये कि ब्रह्मांड 100% पूर्व निर्धारित नहीं है। उन्होंने एक आसान उदाहरण दिया। क्रिकेट के मैच में जब टॉस होता है तो हम ये तो कह सकते हैं कि हेड या टेल आने की संभावना 50 से 50% है, लेकिन हम सटीक नतीजा पहले से नहीं बता सकते। जब तक कि सिक्का शोले वाला न हो
ठीक वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी घटनाएं संभावनाओं के आधार पर होती है, न कि निश्चितता के आधार पर। नियति का मंच और कर्मों की पटकथा। चेले को अब समझ आ चुका था। गुरुजी, अब मैं जान गया, नियति मंच देती है, लेकिन कहानी का रुख हमारे कर्म तय करते हैं। हम ही खिलाड़ी हैं, हम ही मोहरे, कर्ता भी हम, कर्म भी हमारे। कुछ चीजें शायद पहले से तय होती हैं, लेकिन बहुत कुछ हम अपने फैसलों से बदल सकते हैं। शंकर लाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। तो बस कर्म करते जाओ।